सरसनवादी पहला संप्रदाय कौन सा था? सरसनवादी। दूसरा कौन सा? प्रकार्यवाद। तीसरा मनोविश्लेषणवाद। तो यहाँ तीसरा है मनोविश्लेषणवाद। साइको एनालिसिस थ्योरी या स्कूल्स, साइको एनालिसिस थ्योरी या साइको एनालिटिक थ्योरी या स्कूल्स। इसका जन्मदाता कौन था? सिगमंड फ्रायड। सरसनवाद का विलियम वुंट और टिचनर। प्रकार्यवाद का और विलियम जेम्स। पापा जी थे जॉन डीवी। अन्य विद्वानों में थॉर्नडाइक, एंजल, कार्य, ये सब थे। तो ये दोनों संप्रदाय मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान मानते थे? कैसा मानते थे? चेतना का विज्ञान। और उसके बाद जब ये मनोविश्लेषणवाद आया, इसका जन्मदाता कौन है? जन्मदाता इसका सिगमंड फ्रायड। जन्मदाता सिगमंड फ्रायड। कहाँ का था ये? वियना का चिकित्सक था। वियना का चिकित्सक। ये था। चल गया? वियना का चिकित्सक था। अब देखो इसमें मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद इसका एक तो जन्म किस क्षेत्र में हुआ? चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें? इसका जन्म किस में हुआ? ये तो कल लिखवाया था ना, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसके सबसे ज़्यादा योगदान है वो है नैदानिक क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र। यानी मानसिक रोग से जो रोगी होते हैं उनका इलाज करने में सबसे ज़्यादा योगदान इस संप्रदाय का है। किसका? मनोविश्लेषणवाद का। पहली स्थिति। दूसरा, ये जब आया, फ्रायड आया, फ्रायड से पहले मनोविज्ञान को माना जा रहा था, वो माना जा रहा था चेतना का विज्ञान। क्या माना जा रहा था? चेतना का विज्ञान। जब ये आया तो इसने मन की अवस्थाएं बताई 3। कौन कौन सी? चेतन अवस्था। भाई इसने मन की अवस्था 3 बताई। चेतन अवस्था, दूसरी अर्धचेतन अवस्था, और तीसरी थी अचेतन अवस्था। चेतन अवस्था होती है 1/10 भाग, ये दोनों होती है 9/10 भाग। तो बड़ी कौन सी है? अर्धचेतन और अचेतन। और इसने कहा चेतन अवस्था जो होती है ये भी प्रभावित होती है अचेतन से। ये भी प्रभावित किससे होती है? अचेतन से प्रभावित होती है। तो ये अचेतन से प्रभावित होती है। कौन सी? चेतन अवस्था। तो जब हम यदि इसको चेतना का विज्ञान मानते तो इसकी विषय वस्तु बहुत छोटी रह जाती। तो मनोविश्लेषणवाद जब आया तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने से मना कर दिया। यानी किसी भी विद्वान ने चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को नहीं माना। कब नहीं माना? जब मनोविश्लेषणवाद ने, सिगमंड फ्रायड ने बताया कि प्राणी के मन की अवस्थाएं 3 होती हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है वो है कौन सी? अचेतन अवस्था। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है अचेतन अवस्था।
तो जब अचेतन अवस्था को महत्वपूर्ण बताया और विद्वान क्या मान रहे थे, पहला अध्ययन किसका कर रहे थे, चेतना का, तो इसके आते ही चेतना का विज्ञान विषय वस्तु समाप्त हो गई। तो इसके आते ही मनोविज्ञान की विचारधारा में परिवर्तन आया। किसके आते ही, सिगमंड फ्रायड यानी मनोविश्लेषणवाद के आने पर। मनोविश्लेषणवाद के, अरे सुन रहे हो ना तुम, क्या सुन रहे हैं, बताओ क्या सुन रहे हो भाई। मनोविज्ञान मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि प्राणी के मन की अवस्थाएं 3 होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, अचेतन मन है। तो जो चेतना का विज्ञान विषय वस्तु चल रही थी वो समाप्त हो गई, वो मानने से मना किया। तो विषय वस्तु में परिवर्तन आया, विचारधारा में परिवर्तन आया। वो किसके कारण, मनोविश्लेषणवाद कारण। किसके कारण, तो मनोविज्ञान का ऐसा पहला संप्रदाय, मनोविज्ञान का ऐसा पहला संप्रदाय जिसने मनोविज्ञान की विचारधारा को परिवर्तित कर दिया, वो था मनोविश्लेषणवाद। कौन सा था, इसलिए मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का पहला आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला आंदोलन या पहला बल। कौन सा, कौन सा, आत्मा और मन का तो आ गया, वो तो दर्शन शास्त्र में था। चेतना से पहले तो वो तो दर्शन शास्त्र में अध्ययन हो रहा था, फिलॉसफी मनोविज्ञान था ही नहीं वहां। भाई मैंने बताया ना, मनोविज्ञान अलग हुआ है कब, 19वीं शताब्दी में। उससे पहले कहां था, तो मनोविज्ञान में जो दर्शन शास्त्र में अध्ययन हो रहा था ना, आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, वो तो फिलॉसफी का था। उसमें से जो मानवीय व्यवहार है हम उसको मानते हैं वो साइकोलॉजी का हिस्सा है। बाकी वो है तो वास्तव में फिलॉसफी का, बड़ा अध्ययन तो किया गया फिलॉसफी में। किन्होंने अध्ययन किया, दार्शनिकों ने किया। भाई दार्शनिकों ने किया। स्वतंत्र विषय कब बना, 1879 में। उस समय मनोविज्ञान को क्या माना गया, चेतना विज्ञान, यानी अध्ययन किया गया चेतना के विज्ञान के रूप में। स्वतंत्र विषय बनाया तब। जब तक स्वतंत्र विषय नहीं बना तब तक तो फिलॉसफी में था, अध्ययन हो रहा था फिलॉसफी में। मनोविज्ञान नाम का कोई विषय ही नहीं था। मनोविज्ञान बना 1879 में, यानी 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में जब बना उस समय मनोविज्ञान को माना गया चेतना का विज्ञान। अध्ययन किस रूप में किया गया, चेतना के, अरे किस रूप में किया गया, चेतना विज्ञान के रूप में। 2 संप्रदाय ऐसे हैं जो चेतना विज्ञान मानते हैं। कौन कौन से, संरचनावाद और प्रकार्यवाद, ये दोनों थे। इनके बाद आया कौन सा, मनोविश्लेषणवाद। इसने कहा प्राणी का मन में जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है ना, वो है अचेतन, अचेतन मन। और मनोविज्ञान अध्ययन कर रहा था चेतना का। तो फिर विषय वस्तु बदली, विद्वानों ने मना कर दिया कि ये चेतना विज्ञान तो नहीं है। तो फिर जब विषय वस्तु बदली तो फिर व्यवहार का विज्ञान बाद में आता है। लेकिन जो विषय वस्तु बदली है किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण, चेतना का, मनोविश्लेषणवाद के कारण। किसके कारण, तो मनोविज्ञान का पहला आंदोलन, मनोविज्ञान का प्रथम आंदोलन या प्रथम बल, ये माना जाता है किसको, मनोविश्लेषणवाद को। मनोविश्लेषणवाद को क्यों माना जाता है, बताओ क्यों माना जाता है। अरे अभी तो मैं भाई भाई कर रहा था। भाई मनोविज्ञान का ये मनोविश्लेषणवाद ऐसा संप्रदाय है जिसने मनोविज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, विचारधारा को बदल दिया, विचारधारा को बदल दिया। पहले विचारधारा क्या थी, चेतना का, और इसके बाद क्या हो जाएगी, व्यवहार का। किसके कारण, मनोविश्लेषण कारण। तो मनोविज्ञान में ये तो आंदोलन था, ये तो पहला संप्रदाय है जिसने मनोविज्ञान की विचारधारा में परिवर्तन ला दिया।
ये तो है ना ऐसा। तो ये ऐसा संप्रदाय, इसलिए इसको पहला संप्रदाय था ऐसा जिसने मनोविज्ञान की विचारधारा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, विषय वस्तु को ही बदल दिया। वो था कौन सा? कौन सा? इसलिए मनोविश्लेषणवाद को पहला आंदोलन या पहला बल कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला आंदोलन या पहला किसको? किसका? मनोविज्ञान का? किसका? तो मनोविज्ञान का पहला आंदोलन, पहला बल, फर्स्ट मोमेंट या फर्स्ट फोर्स, फर्स्ट मूवमेंट या फर्स्ट फोर्स, कौन सा? तो मनोविज्ञान में 3 ही आंदोलन हुए हैं। मैं ये लिखा देता हूं आपको दोनों ही। पहला तो है मनोविश्लेषणवाद, दूसरा आंदोलन या दूसरा बल वो है व्यवहारवाद। दूसरा आंदोलन या दूसरा बल कौन सा कहलाएगा? व्यवहारवाद। और तीसरा आंदोलन या तीसरा बल वो है मानवतावाद, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों को आगे पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान में 3 आंदोलन हुए। मनोविज्ञान में कितने आंदोलन हुए? पहला कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? क्या है ये? मनोविज्ञान के आंदोलन या मनोविज्ञान के बल, जिन्होंने मनोविज्ञान की विचारधारा में परिवर्तन ला दिया था। मनोविज्ञान की विचारधारा में परिवर्तन लाए थे। वो पहला कौन सा था? मनो, दूसरा और तीसरा। आज क्या बात है? नहीं है ना? कहाँ? क्लास में अपन क्या पढ़ रहे? हाँ, ये देख ले कितनी देर में याद आया है। तो मनोविश्लेषणवाद। दूसरी स्थिति, यहां इस संप्रदाय में सिगमंड फ्रायड, भाई अपन सामान्य रूप से देखें तो साइंस इस बात को कहती है, साइंस एक प्राणी के कार्य करने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कहते हैं ना। ये इस बात को कहता है कि एनर्जी तो होती है व्यक्ति में। तुम जो काम कर रहे हो ना, हर व्यक्ति जो काम करता है उसमें एनर्जी तो होती है, लेकिन एनर्जी होती है वो जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात। और वो होती है काम प्रवृत्ति। क्या होती है? काम प्रवृत्ति, या इसको कहें मनोलैंगिक ऊर्जा। मनोलैंगिक ऊर्जा या कहें लैंगिक ऊर्जा या कहें मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा। मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा। अब देखो, एक के नाम हिंदी में कितने हो गए? कितने हो गए? बोलो तो सही। तो 4 तो मैंने लिखे। नंबर 1 या इसको कहा जाता है, इसने इंग्लिश में एक वर्ड दिया है इसके लिए, लिबिडो। क्या कहा जाता है इसको? लिबिडो। यानी प्राणी में जन्मजात ऊर्जा होती है। जन्मजात, अरे जन्मजात किसने कहा? किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने कहा। क्या कहा? प्राणी में जन्मजात ऊर्जा होती है जिसके कारण प्राणी का विकास होता है, प्राणी क्रियाएं करता है। वो कौन सी ऊर्जा है? काम प्रवृत्ति या मनोविज्ञान। मुर्गी बन जाए, यहाँ मुर्गी बन जा। कहाँ है आज? मनोलैंगिक ऊर्जा ये रहना। कौन सी है? काम प्रवृत्ति या और इसको इंग्लिश में कहते हैं, किसने कहा था? किसने कहा था? क्या कहा था?
व्यक्ति में जन्मजात ऊर्जा होती है जिसके कारण व्यक्ति का विकास होता है। इसलिए इसने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु इसी को माना, इसी को लिया। किसको? लिबिडो को। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? या आज मास्टर यहाँ है नहीं, वास्तव मुर्गी बनेगी, पहले ध्यान रखना। तो काम प्रवृत्ति या मनोलैंगिक ऊर्जा या इसको इंग्लिश में कहते हैं लिबिडो। क्या कहते हैं? और ये लिबिडो ज्यादातर जिजीविषा के रूप में होती है, जीने की इच्छा के रूप में, जिजीविषा के रूप में पाई जाती है। शेष ऊर्जा जो बचती है शेष ऊर्जा जो बचती है ना, वो रहती है मुमूर्षा के रूप में। मुमूर्षा, लड़ाई झगड़ा कभी कभी हो ही जाता है ना। वो लड़ाई झगड़ा तो कभी कभी तो हो ही जाता है ना, नहीं होता है क्या? होता कि नहीं होता? लेकिन कब होता है भाई? कब होता है? जब विचार कब हो? 10-5 दिन में तो रोजाना नहीं होता है क्या? तो बस इसलिए कहा शेष ऊर्जा, इसलिए कहा ज्यादातर ऊर्जा किसमें होती है? जिजीविषा में। हम जीने की इच्छा के लिए सुबह से शाम तक वो काम करते रहते हैं। जब कभी ज्यादा ही मामला हो जाए तब होती है भड़ाभड़, तो वो तो कभी कभी हो जाए तो हो जाए। तो शेष ऊर्जा है वो है मुमूर्षा के रूप में, आक्रमणकारी। ज्यादातर ऊर्जा किसमें? जिजीविषा के रूप में। किसमें? तो ये लिबिडो अर्जित होती है जन्मजात? कैसे होती है? कौन सी? लिबिडो होती है। अब देखो, इसने मनोविश्लेषणवाद, ये सिद्धांत जो है ये व्यक्तित्व का प्रसिद्ध सिद्धांत है। ये 3 रूपों में प्रसिद्ध है। मनोविश्लेषणवाद 3 रूपों में प्रसिद्ध हुआ है। एक तो अपन ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में, तो यानी चिकित्सा की विधि है, पागलों के इलाज करने की विधि है। कौन सी? जो पागल हो जाते हैं ना, मेंटल रूप से गए हो जाते हैं ना, उनका इलाज इस विधि से किया जाता है, मनोविश्लेषण विधि से। पहले तो इससे ही होता था, फिर बाद में तो और विधियां बहुत सारी आ गई। नहीं, पहले तो यही था, आज भी इस विधि से इलाज होता है। तो एक तो चिकित्सा की विधि, इलाज करने की विधि के रूप में। दूसरा व्यक्तित्व का सिद्धांत। तीसरा एक संप्रदाय, जो हम पढ़ ही रहे संप्रदाय के रूप में। इसमें जब अध्ययन करेंगे तो इसमें प्रशिक्षण भी लेना होगा। तो 3 रूपों में प्रसिद्ध हो गया। पहला कौन सा? चिकित्सा की विधि के रूप में। दूसरा व्यक्तित्व का सिद्धांत। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? ये व्यक्तित्व का सिद्धांत है, अधिगम का सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखना। अधिगम इसमें कहीं भी बात नहीं आएगी बालक सीखता कैसे, कभी नहीं आएगी। ये तो ये कहेगा या तो मानसिक रोग से रोगियों का इलाज कैसे होता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, ये चीज कहता है। तो व्यक्तित्व का प्रसिद्ध सिद्धांत है कौन? कौन है? मनोविश्लेषणवाद। ठीक है? ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब लिखो, कल कुछ लिखवाया नहीं था क्या? पापा ही लिखवाया था बस, और कुछ नहीं लिखवाया था। चिकित्सा के क्षेत्र में लिखवाया नहीं था, वो ऐसे लिख दिया था बोर्ड पर। हाँ हाँ, तो टिपोकड़ी है, मुझे पता है, टिप लिया होगा, टिप लिया होगा, बोर्ड पर लिखवाया था, वैसे नहीं लिखवाया था। अब लिख लो, अब लिखो, लिखो। मनोविश्लेषणवाद का सबसे अधिक योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में, सबसे अधिक योगदान चिकित्सा के क्षेत्र में या
नैदानिक क्षेत्र में है। चिकित्सा के क्षेत्र में या नैदानिक क्षेत्र में है। अगला लिखो, नैदानिक क्लिनिक, नए नल के 2 मात्रा ऊपर। एक ही बात तो है, और निदान से नैदानिक ही बना। चले ठूसले जीमले एक ही बात है। लिखो, नैदानिक क्षेत्र है। सही ध्यान से लिखना। अगला लिखो, आगे लिखो, मनोविश्लेषणवाद। आगे लिखो, मनोविश्लेषणवाद। ने मनोविश्लेषणवाद ने मनोविज्ञान में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इसलिए इस संप्रदाय को मनोविज्ञान का पहला आंदोलन या पहला बल, फर्स्ट फोर्स या फर्स्ट मूवमेंट माना जाता है। पहला आंदोलन या पहला बल माना जाता है। दूसरा और तीसरा और लिख लो, जो याद हो जाएगा तुम्हारे। अभी लिख लो, मनोविज्ञान का दूसरा आंदोलन या दूसरा बल। मनोविज्ञान का दूसरा आंदोलन या दूसरा बल कौन सा? व्यवहारवाद। तीसरा लिखो, मनोविज्ञान का तीसरा आंदोलन या तीसरा बल कौन सा? मानवतावाद। लिख लिया, मानवतावाद। अगला लिखो, फ्रायड लिख लिया, फ्रायड ने जन्मजात ऊर्जा, काम प्रवृत्ति या मनोलैंगिक ऊर्जा या लैंगिक ऊर्जा या मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा। ये रहा, लिख भी लिया, मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा को महत्वपूर्ण माना है। फ्रायड ने जन्मजात ऊर्जा, काम प्रवृत्ति, मनोलैंगिक ऊर्जा या लैंगिक ऊर्जा या मूल प्रवृत्ति ऊर्जा को माना है, जिसे लिबिडो
कहा जाता है। फ्रायड ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु इसे ही माना है। फ्रायड ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु इसे ही माना है। ठीक है, अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? क्या पढ़ रहे हैं अपन? मनोविश्लेषण क्या पढ़ा? हाँ, इसने ऊर्जा कौन सी मानी? लिबिडो या 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 मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा। इसने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु भी यही माना। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। आगे लिखो, मनोविश्लेषणवाद मनोविश्लेषणवाद तीन रूपों में प्रसिद्ध हुआ। नंबर एक व्यक्तित्व के सिद्धांत के रूप में। व्यक्तित्व के सिद्धांत के रूप में। नंबर 2 चिकित्सा की विधि के रूप में। किसके रूप में? चिकित्सा की विधि के रूप में। और नंबर 3 किस रूप में बताया था? ये याद नहीं है, ये संप्रदाय के रूप में। अपन पढ़ ही रहे हैं ना इसको तो। संप्रदाय की तीसरा लिखो, संप्रदाय के रूप में। संप्रदाय के रूप में। इन तीन रूपों में प्रसिद्ध हो गया। एक तो व्यक्तित्व का सिद्धांत, ये व्यक्तित्व का प्रसिद्ध सिद्धांत हो गया। दूसरा इस इलाज किया जाता है, चिकित्सा विधि हो गई। और तीसरा एक संप्रदाय। ठीक है, ठीक है ना? क्या ठीक है बताओ? तीन रूपों में प्रसिद्ध हुआ। पहला कौन सा? चिकित्सा विधि के रूप में, व्यक्तित्व के सिद्धांत के रूप में और संप्रदाय के रूप में। क्या प्रसिद्ध हुआ था? मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, इसको कौन सा आंदोलन माना जाता है? कौन सा आंदोलन? पहला। तो मनोविज्ञान में कितने आंदोलन हुए? 3 हुए क्या? 3 हुए क्या? पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? फ्रायड ने अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या माना? जन्मजात ऊर्जा या काम प्रवृत्ति, लिबिडो, लैंगिक ऊर्जा, मनोलैंगिक ऊर्जा, मूल प्रवृत्त्यात्मक ऊर्जा। किसी भी नाम से कहते हैं, इंग्लिश में एक ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखो, मनोविश्लेषणवाद के महत्वपूर्ण तथ्य या कारक। मनोविश्लेषणवाद के महत्वपूर्ण तथ्य या कारक। मनोविश्लेषणवाद के, अब इसमें क्या क्या आता है वो अपन लिखेंगे, फिर एक एक की डिटेल करेंगे, एक एक की। बड़ा है संप्रदाय, ये बहुत बड़ा है भाई। पहला आंदोलन है, स्वाभाविक सी बात है। इसके आने से चिकित्सा का पूरा मामला ही हो गया और साइकोलॉजी में इतना परिवर्तन आ गया, तो वो तो बड़ा तो होगा ही। तो अब इसमें सबसे पहले स्थल आकृतिक संरचना। स्थल आकृतिक संरचना
टोपोग्राफिकल, इसको कहते हैं मन की अवस्थाएं। सामान्य रूप से अपन कहेंगे मन की अवस्थाएं। साथ साथ टीप लो, इनको तो साथ साथ टीपो, बाद में समझे, एक एक करेगा पर। हाँ बहुत है, तो ऐसे भी तो कई हैं, तो मैंने गिन थोड़ रखे हैं, 6-7 आएंगे, 6 करीब आएंगे। मन की अवस्थाएं, पहली चेतन अवस्था, दूसरी अर्ध चेतन अवस्था, तीसरी अचेतन अवस्था। चेतन कॉन्शियस स्टेज ये होती है 1/10 भाग, ये दोनों होती है 9/10 भाग। 9/10 भाग। दूसरा है संरचनात्मक मॉडल। हाँ दोनों होती है ना, ये अलग अलग नहीं होगा ये, इसमें वो खुद ही नहीं कर पाया, अपन तो क्या करेंगे भाई, वो खुद ही नहीं कर पाया तो अपन तो क्या करेंगे इसे। दोनों को अगले ने बताया कि 9/10 होती है संरचनात्मक मॉडल क्या, वो तो आगे समझाऊंगा, तो अभी तो पहले तो लिख तो ले, समझाऊंगा तब बताऊंगा उन चीजों को। संरचनात्मक मॉडल, या इसको कहते हैं गत्यात्मक मॉडल। यानी मन की भावनाएं, मन की भावनाएं या वृत्तियां या कोटियां या कोटियां, ये 3 होती हैं। पहली इड, इसको कहते हैं इदम। दूसरी ईगो, इसे कहते हैं अहम। तीसरी सुपर ईगो, इसे कहते हैं पराअहम। मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स, ये 2 प्रकार की हैं, जिजीविषा और दूसरी मुमूर्षा। इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ और इंस्टिंक्ट्स ऑफ डेथ। इंस्टिंक्ट्स, हाँ, इंस्टिंक्ट्स ऑफ लाइफ, इंस्टिंक्ट्स ऑफ डेथ, इनकी तो लिखी ली होगी इंग्लिश। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये तो ईडी को। इस तरह वो है टोपोग्राफिकल। अगली आती हैं मनोविश्लेषणात्मक विधियां। मनोविश्लेषणात्मक विधियां, ये 3 होती हैं। स्वप्न विश्लेषण विधि, दूसरी स्वतंत्र साचर्य विधि, तीसरी सम्मोहन विधि।
आगे से मिटा पीछे से मिटा दो ना इनको। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं या विकास की अवस्थाएं इसने 5 बताई थी, इसलिए इसको कहते हैं पंच अवस्था सिद्धांत। पहली मुखीय अवस्था ओरल स्टेज, ये होती है जन्म से 1.5 वर्ष। दूसरी गुदीय अवस्था एनल स्टेज, डेढ़ से 3 वर्ष। तीसरी जन्नांग या लैंगिक अवस्था फिलिक स्टेज, चौथा और 5वां वर्ष। चौथी अव्यक्त या काम प्रसुप्ति। की अवस्था ये होती है 6 से 10 वर्ष। लड़की 6 से 12 वर्ष, लड़का लेटेंसी स्टेज। पांचवी है काम अवस्था या जन्नांग अवस्था। जेनेटिक स्टेज ये होती है 10 से आजीवन। लड़की 12 से आजीवन, लड़का दुश्चिंताएं पहली यथार्थ दुश्चिंता। दूसरी मनस्तापीय एंजाइटी। तीसरी नैतिक मोरल एंजाइटी। अगली आती है मानसिक मनोरचनाएं या रक्षा तंत्र या रक्षा युक्तियां। मेंटल मैकेनिज्म ये 2 प्रकार की होती हैं। प्रत्यक्ष विधियां और दूसरी अप्रत्यक्ष विधियां। इनको टिपो।